गाइस, हर जगह की एक कहानी होती है। कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो सच होती हैं और कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो सिर्फ सच लगती हैं लेकिन मानता कोई नहीं है। और चंडीगढ़ को इस डरावनी कहानी को सुनने के बाद भी लोग अपना अपना ओपिनियन बनाते हैं, क्योंकि आज मैं जिस हॉस्टल की कहानी सुनाने जा रहा हूँ वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि रात होते ही इस हॉस्टल में रह रही लड़कियाँ वहाँ की लाइट्स को ऑफ कर देती हैं। वो ऑफ कर देती हैं लाइट्स को इसलिए ताकि उन्हें कोई चलता हुआ नजर ना आए। और अगर अभी तक आप नहीं समझे हो मैं किस हॉस्टल की बात कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ सावित्रीबाई फूले हॉस्टल की, जो ना सिर्फ भारत का एक डरावना हॉस्टल है बल्कि अपनी डर भरी कहानियों के लिए भी बहुत ही प्रसिद्ध है। पंजाब यूनिवर्सिटी का ये हॉस्टल तो दिन में एकदम नॉर्मल लगता है, लेकिन रात होते ही मानो यहाँ की सन्नाटे में भी किसी की चीख सुनाई देती है। एक ऐसी चीख जिसके पीछे अगर आप गए तो शायद आप अपने रूम में कभी वापस नहीं आ पाओगे। कहते हैं अक्सर यहाँ पर रात में ऐसा देखा गया है कि कोई चल के नहीं आ रहा होता है, लेकिन तब भी लगता है कि कोई चल रहा है। और सबसे अजीब बात, कई बार तो ऐसे नॉर्मल भटकते हुए लोग दिखते हैं जो चल तो रहे होते हैं लेकिन उनके कदम जमीन को नहीं छू रहे होते हैं, यानी वो हवा में लेविटेट करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। आज की ऐसी ही डरावनी कहानी है नेहा की, जिन्होंने अपनी कहानी हमें भेजी है। नेहा चंडीगढ़ की एक स्टूडेंट थी जो साइकोलॉजी पढ़ रही थी। नेहा का एडमिशन अभी रिसेंटली में ही पंजाब यूनिवर्सिटी में हुआ था। अब क्योंकि वो लड़की थी तो जिस तरीके से भारतीय पेरेंट्स होते हैं, भारतीय माँ बाप होते हैं, वो मानते हैं कि एक लड़की को एक लड़की वाले हॉस्टल में डालना ज्यादा सेफ रहेगा। तो उसके पेरेंट्स भी ऐसा ही मानते थे और हॉस्टल के नाम पे सबसे नजदीक पंजाब यूनिवर्सिटी के पास सावित्रीबाई फूले हॉस्टल ही था, इसलिए नेहा के पेरेंट्स ने उसका एडमिशन उसी हॉस्टल में करवा दिया। लेकिन नेहा ने जब इस बात को अपनी दोस्तों को बताया तो वो बहुत हंस पड़ी। उन्होंने बोला कि तू उस हॉस्टल जा रही है, रात में भाग के मत आ जाना। पर नेहा मुस्कुरा कर बोली। वो बहुत ही कॉन्फिडेंट लड़की थी। वो बोलती है कि तुम लोग भूत भूत की बात कर रहे हो क्या, कोई भूत मुझे डरा नहीं सकता है, ठीक है। एंड गाइस, फाइनली वो दिन आ जाता है जब हॉस्टल में वो पहली बार कदम रखती है। लेकिन हॉस्टल में कदम रखते ही वो देखती है कि हॉस्टल में कोई भी उसे दिख नहीं रहा है। रात का वक्त था तो वो सोचती है कि रात के 12 बज रहे हैं, हो सकता है कि सब सो रहे होंगे। लेकिन हवा में मानो एक अजीब सी ठंडी थी, एक ऐसी ठंडी जिसे नेहा ने अपनी जिंदगी में कभी भी महसूस नहीं की थी। और उस हॉस्टल के जो बाकी के कॉरिडोर्स थे ना, वहां से एक अजीब सी स्मेल आ रही थी, जैसे बारिश के बाद किसी गीले चीज की स्मेल, लेकिन बारिश के बाद मिट्टी के गीले होने की नहीं, किसी और चीज के गीले रह जाने की। वो थोड़ा आगे बढ़ती है अपना सामान लेकर और उसके सामने थी उस हॉस्टल की लिफ्ट। वो उस लिफ्ट का बटन प्रेस करने ही वाली होती है, तभी वो देखती है कि लिफ्ट के साइड में एक बहुत बड़ा सा नोटिस बोर्ड लगा हुआ है। एक नोटिस बोर्ड जिसमें लिखा है इन द मेमोरी ऑफ, एंड इसके आगे वो ध्यान नहीं देती है कि आगे क्या लिखा है। लेकिन तभी वो देखती है कि पीछे से एक बुढ़िया आकर उसके कानों में कहती है, बेटा सेकंड फ्लोर से दूर रहना। नेहा ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके एकदम पीछे से कोई आ जाएगा, तो वो बहुत डर जाती है। वो पीछे मुड़कर पहले तो डरती है, पहले उस बुढ़िया को देखती है और बोलती है कि पर क्यों नहीं जाना, मेरा तो सेकंड फ्लोर में ही रूम है। उसके बाद नेहा पूछती है कि आप हो कौन, मतलब आप यहाँ पे क्या करते हो, आप रहते हो यहाँ पे। बुढ़िया हंसते हुए बोलती है, मेरी यहाँ कोई रहने की उम्र है, मैं यहाँ की वार्डन हूँ, मैं सब संभालती हूँ यहाँ का, और मेरा नाम है मिसेस कपूर। गाइस, पता नहीं आप इस चीज़ को समझ पाओगे या नहीं, बट नेहा ने हमें ये स्टोरी भेजते हुए बताया था कि जब उस बुढ़िया ने नेहा से कुछ बोला था ना, तो नेहा ने उस बुढ़िया की आंखों में कुछ देखा था। कई बार होता है हम सामने वाले की आंखें देख पाते हैं, पढ़ पाते हैं, लेकिन उसे समझ नहीं पाते हैं। जैसे उसकी आंखें कुछ कहना चाह रही हो बट उसकी जुबान कुछ नहीं बोल रही हो, वैसा ही उस बुढ़िया के साथ था। उसने बस कहा तो इतना ही कि सेकंड फ्लोर में मत जाना, लेकिन उसके आगे उसने कुछ नहीं बताया। एंड गाइस, ये जानने के बाद आपको गूज़बम्स आने वाला है कि नेहा का रूम नंबर था 202 और ये था सेकंड फ्लोर पे। एंड उसके बाद जो चीजें हुई, कसम से वो जानने के बाद आप थर थर कांपने लगोगे। लेकिन उससे पहले, हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख हॉरर स्टोरीज। गाइस, नेहा ने लिफ्ट का बटन प्रेस किया और सेकंड फ्लोर पे लिफ्ट ओपन होती है। जब लिफ्ट ओपन होती है तो उसके सामने एकदम सुनसान सा फ्लोर था, एक फ्लोर मानो जिसमें सब कोई सो रहा हो या मानो कोई हो ही नहीं। लेकिन नेहा परेशान नहीं थी, क्योंकि वो बस ये सोच रही थी कि मेरी एक रूममेट भी है जो मेरे साथ रहने वाली है, तो डर किस बात की, जो होगा दोनों साथ में मिलकर देख लेंगे। नेहा अपने रूम में जाती है, अपना सामान रखती है और वो वेट कर रही होती है अपनी रूममेट का। लेकिन काफी देर हो चुकी होती है, उसकी रूममेट नहीं आई थी अभी तक। और गाइस, जब आप किसी का वेट कर रहे होते हो ना, तो कोई भी आवाज जब आपको आती है तो आपको ऐसा लगता है कि कोई आ रहा है आपके पास, और शायद ये वही हो जिसका आप वेट कर रहे हो। अगर दरवाजा खुलने की आवाज आए, बेल की आवाज आए, लिफ्ट के खुलने की आवाज आए, ये सारी ही चीजें आपको ऐसा एहसास दिलाती है जैसे आपका वेट अब ओवर हुआ और वो आ गया। लेकिन क्या हो अगर वो ना हो जिसका आप इंतजार कर रहे हो। तो दरअसल इस इंतजार के दौरान उसे काफी आवाजें आती हैं, कभी लिफ्ट के खुलने की,
कभी किसी के चलने की। तो नेहा को भी ऐसा ही लगता है जैसे उसकी रूममेट शायद अब आने वाली है। नेहा सोना तो चाहती थी, लेकिन जिस तरीके से उसका वेलकम किया गया उसके कारण उसको नींद नहीं आ रही थी। वो बहुत सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तब भी उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो अपने रूम से बाहर आकर कॉरिडोर में खड़ी हो जाती है। कॉरिडोर से नीचे का दृश्य जो था वो बाकी हॉस्टल का था और वहां पर कोई भी नहीं था। लेकिन एक क्षण के लिए नेहा को ऐसा लगता है जैसे पूरा कॉरिडोर खून से भरा है, लेकिन पलक झपकते ही वो खून गायब हो जाता है। इस चीज को देखने के बाद नेहा बहुत डर जाती है। तभी कहानी में आता है एक ट्विस्ट, क्योंकि लिफ्ट का दरवाजा ओपन होता है और नेहा राइट में जब मुड़ के देखती है लिफ्ट को, तो वो बस वेट कर रही होती है कि वहां से कौन निकलता है। लेकिन लगभग 10 से 15 सेकंड हो चुके थे और लिफ्ट अभी भी खुली थी। और अगर आप किसी लिफ्ट में गए हो तो आपको पता होगा कि लिफ्ट इतनी देर तक खुली नहीं रहती अनटिल अनलेस उस लिफ्ट के बीच में कोई खड़ा हो, यानी दरवाजा बंद होने के बीच में कोई खड़ा हो। लेकिन नेहा को कोई दिख नहीं रहा था एंड इस चीज को देखने के बाद नेहा बहुत डर गई, क्योंकि उसके बाद उसे कदमों के चलने की आवाज आने लगी, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। नेहा थरथरा के अपने रूम के अंदर भागी और अंदर से उसने रूम को लॉक कर दिया। नेहा की सांसें बहुत तेज हो गई थी। वो पीछे आकर एक चेयर पे बैठ गई और वो बस दरवाजे को देख रही थी कि कोई भी यहाँ पर अंदर ना आए। लेकिन उसके बाद वही होता है जिसका नेहा को डर था। दरवाजे पर एक नॉक की आवाज आती है। नेहा और ज्यादा डर जाती है। वो चेयर को और पीछे खिसका के बैठ जाती है। वो बस वेट कर रही होती है कि जल्दी से जो भी है यहाँ से चला जाए। और थोड़ी देर के बाद वो नॉक बंद हो जाता है। लेकिन गाइस यहाँ पर स्ट्रेंज बात यह है कि नेहा ने इस कहानी को बताते हुए ये बताया था कि जब हमारे दरवाजे के सामने कोई खड़ा होता है तो उसके पैरों की परछाई पड़ती है, जिसे आप दरवाजे के इस पार से देख सकते हो। लेकिन जब नेहा के दरवाजे पर नॉक हो रहा था तो उसके दरवाजे से इस तरफ कोई परछाई नहीं दिख रही थी। और ये कैसे हो सकता है? इस चीज ने नेहा को और डरा दिया। वो इस कारण रात भर सो नहीं पाई और जब सुबह होने वाली थी तब नेहा की किसी तरीके से नींद लग जाती है और दरवाजे पर वापस से नॉक होता है। नेहा वापस से डर के उठती है और उसे लगता है कि फिर से उसके साथ वही हो रहा है, लेकिन अब सुबह हो चुकी थी और दरवाजे पर उसकी वार्डन खटखटा रही थी। जब नेहा दरवाजा खोलती है तो उस बुढ़िया को देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि इतनी लंबी रात के बाद उसने बहुत देर के बाद किसी इंसान को देखा है। और जब वो उस बुढ़िया को देखती है तो वो बताती है कि उसके साथ रात में क्या हुआ। वो बुढ़िया बोलती है कि तूने जो देखा है वो कोई भ्रम नहीं है, बल्कि सावित्रीबाई फुले हॉस्टल में ये सब आम बात है। नेहा बोलती है, आम बात है मतलब क्या? ये आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया? हमारे पेरेंट्स को पता होता तो हमारा एडमिशन ही नहीं होता। मुझे यहाँ से जाना है। ऐसे में वो बुढ़िया बोलती है कि अगर तू आज रात या आज दिन में भी यहाँ से जाने की कोशिश करती है तो तू जा नहीं पाएगी। नेहा बोलती है, जा कैसे नहीं पाऊंगी? नेहा अपना बैग उठाती है और नीचे से जाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो इस हॉस्टल के दरवाजे पर पहुंचती है मानो ये वहां पर एक अदृश्य सी दीवार थी जो उसको रोकती है। नेहा उसे पार नहीं कर पाती है और फिर नेहा पीछे मुड़कर जब देखती है तो वो देखती है कि वो बुढ़िया उसे घूर रही होती है। फिर नेहा बोलती है कि मैम मुझे प्लीज यहाँ से जाना है, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसे में वो बुढ़िया बोलती है कि तू जानती है यहाँ पे तेरा एडमिशन नहीं हुआ है, बल्कि तुझे यहाँ की आत्मा ने अपनी कहानी को सुनाने के लिए चुना है और जब तक तू इस कहानी को नहीं सुनेगी वो आत्मा तुझे जाने नहीं देगी। नेहा बोलती है, पता नहीं आप क्या कह रहे हो, मेरे दोस्तों ने भी ऐसी बात कही थी, लेकिन मुझे इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं होता है, बट यहाँ जो चीज़ें हो रही है उसको देख के मुझे बिलीव हो रहा है और अगर आपकी ये कहानी सुनाने से मुझे यहाँ से जाने को मिल जाएगा तो प्लीज़ आप अपनी कहानी सुनाइए मुझे। ऐसे वो मिसेस कपूर यानी जो उस हॉस्टल की वार्डन होती है वो कहती है कि दरअसल 2007 की बात है। यहाँ पर अंजलि नाम की एक लड़की हुआ करती थी जो बहुत ही डिसेंट थी, बहुत ही मन से शुद्ध थी। वो किसी का बुरा नहीं चाहती थी और उसके साथ अगर कोई बुरा कर भी देता था तो वो उसे बहुत ही आसानी से माफ कर देती थी। पढ़ाई में वो ज़्यादा तेज नहीं थी, लेकिन उसके घर से उसको बहुत प्रेशर आता था। उसके माँ के पास पैसा थोड़ा कम था, इसलिए वो चाहते थे कि उनकी बेटी बहुत अमीर बने, बहुत पढ़ाई करे, बहुत अच्छे पोस्ट पे जाए, जो कि बुरा नहीं है। लेकिन भारत में कब पेरेंट्स की उम्मीद जो है वो एक प्रेशर बन जाती है वो किसी बच्चे को समझ ही नहीं आ पाता। और धीरे धीरे हर बार जब उसके पंजाब यूनिवर्सिटी के रिजल्ट्स आते थे हर सेमेस्टर्स में उसके रिजल्ट डाउन होते गए और इसका रीज़न सिर्फ एक ही था, अंजलि को खेल कूद में इंटरेस्ट था। वो अपने पेरेंट्स से बोलती भी थी कि पापा मुझे ना खेल में आगे बढ़ना है, मुझे बैडमिंटन में आगे बढ़ना है, लेकिन उसके पिताजी बोलते थे कि स्पोर्ट्स वगैरह में कुछ नहीं रखा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो पढ़ाई कर। लेकिन उसके पिताजी ये नहीं समझते थे कि कंपटीशन हर चीज़ में ज़्यादा है और सक्सेसफुल इंसान वहीं पर हो पाता है जहाँ पर उसका मन लगे, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे वो खेल हो। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए और हर रिजल्ट में अंजलि की परफॉर्मेंस डाउन होती गई। अंजलि के घर में अंजलि को लेकर रिस्पेक्ट कम होती जा रही थी क्योंकि यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम थी। अगर वो लोग स्पोर्ट्स में अप्रिशिएट करते हैं अंजलि को तो शायद वो बात कुछ और होती, लेकिन जितनी बार भी अंजलि के स्कोर्स कम आते थे उसके पेरेंट्स उसको बहुत डांटते थे और बोलते थे कि अगर तू नहीं पढ़ पाएगी ना तो हमारा पैसा बर्बाद हो जाएगा, हमने जो लोन लिया है हम सुसाइड कर लेंगे। अंजलि इस प्रेशर में बहुत ज्यादा डूबे जा रही थी। वो कोशिश करती थी लेकिन उसका मन ही नहीं लगता था पढ़ाई में। वो बस अपने विंडो से इसी हॉस्टल से बाहर खेलते हुए लड़कियों को देखती थी। वो देखती थी कि कैसे कुछ लड़कियां हैं जो भारतीय क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हो गई हैं। वो उसे इंस्पिरेशन मानती थी, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे अलाउ नहीं करते थे। और अब वक्त आता है अगले रिजल्ट का और इस रिजल्ट से पहले एक इंसिडेंट हुआ था जिसने अंजलि को बदनाम कर दिया था
और वो था एक लड़का उसे प्रपोज करता है, लेकिन अंजलि उसे मना कर देती है। लेकिन इस कमजोरी को जानने के बाद कि अंजलि के पेरेंट्स भी उसे पसंद नहीं करते हैं, उस लड़के ने अंजलि के पेरेंट्स को ये बात बता दी कि आपकी बेटी के मार्क्स इसलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि वो हमसे प्यार करती है। इस चीज को सुनने के बाद उसके पेरेंट्स ने अंजलि से पूछना कुछ जरूरी नहीं समझा और उन लोगों ने अंजलि को बहुत बुरा सुना दिया, जिसकी वजह से अंजलि 3 दिन तक डिप्रेशन में रही। उसने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। ये सारी कहानी उसने मिसेस कपूर को बताई, लेकिन मिसेस कपूर ने बोला कि तू हिम्मत मत हार, मैं हूँ तेरे साथ, मैं तेरे पेरेंट्स से बात करूंगी। लेकिन अगली सुबह मिसेस कपूर अंजलि के पेरेंट्स से बात करने भी वाली थी, लेकिन सुबह होने से पहले ही अंजलि ने उसी हॉस्टल में, उसी कमरे में फांसी से अपनी जान दे दी। वो तड़प तड़प के उसमें मरी, और वो तड़प सिर्फ फांसी के दर्द की नहीं थी, बल्कि उसको ना समझने की भी थी। एंड इस चीज को जानने के बाद मुझे गूज़बम्स आ गए थे गाइस कि अंजलि का जो रूम नंबर था वो था 202, यानी सेम रूम नंबर जो नेहा का था। मिसेस कपूर जैसे ही नेहा को ये कहानी सुनाती है, मानो वो अदृश्य दरवाजा हट जाता है। नेहा बाहर जा पाती है, लेकिन नेहा डर से ज्यादा इमोशनल थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था, उसने इस कहानी को फील कर लिया था। उसने बोला कि मुझे ये कहानी तो आपने बता दी, बट मैं इस कहानी के जरिए किस तरीके से अंजलि की हेल्प कर सकती हूँ। उसके बाद मिसेस कपूर ने बोला कि आत्मा ने तुम्हें संदेश दे दिया है, अब इसे किस तरीके से लोगों के बीच में फैलाना है वो तुम्हारे ऊपर है। अंजलि बस मरते वक्त ये चाहती थी कि जैसा उसके साथ हुआ वैसा और किसी लड़की के साथ ना हो। एंड गाइस, ऐसा माना जाता है कि उस कहानी के बाद से नेहा ने एक NGO ज्वाइन कर लिया, एक NGO जिसमें वो लड़कियों के पेरेंट्स से बात करके उन्हें कन्विंस करती है वो करवाने के लिए जो लड़कियों को करना पसंद है। किसी को डांस, किसी को सिंगिंग, किसी को एक्टिंग, किसी को पढ़ाई भी और किसी को स्पोर्ट्स भी। एंड गाइस, ये हम सब पेरेंट्स को समझना चाहिए। ये कहानी हॉरर होने के साथ साथ एक सीख भी देती है, एक सीख कि अगर आप अपने बच्चों पर उम्मीदों से ज़्यादा एक बोझ बन जाओगे तो उनकी ज़िंदगी बहुत लिमिटेड हो जाएगी, और उसका श्रेय सिर्फ पेरेंट्स को ही जाएगा। आई होप आज की कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, डरावनी लगी होगी और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा। बाकी आपको क्या लगता है? बोला जाता है कि आज लड़कियों को इक्वल राइट्स दिए जा रहे हैं, क्या ये सच है या बहुत सारी जगहों पर आज भी लड़कियों को लड़कों से कम समझा जाता है और उन्हें चॉइसेस नहीं दी जाती है? आप अपनी राय को हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है और इसके बारे में बात करने की ज़रूरत है। बाकी फिलहाल के लिए वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग और डरावनी कहानी पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना। अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर ज़रूर देख लेना, अंजलि तो नहीं खड़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो में।